बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। होते होते चीज़ें यहाँ तक पहुँची कि इस वक्त पूरा मुल्क मेरा जल रहा है। इस वक्त ये देखा जाए कि सबसे पहले बलूचिस्तान में इस दफ़ा जो कार्रवाइयाँ हुई वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पे दहशत गर्दों का हमला कोयटा तक पहुँच जाएगा। और इस वक्त जो ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उसके मुताबिक 216 दहशत गर्द ISPR के बयान के मुताबिक मारे जा चुके हैं। ये मामला तो चल रहा था और किसी तरह से बलूचिस्तान को क्लियर करने की बात हो रही थी, लेकिन साथ साथ दूसरा मौका यह आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त फितनाउल खवारिज के 24 दहशत गर्दों को जो कि भारतीय हिमायत याफ्ता है उन्हें भी हलाक कर दिया गया है। यकीनन ये वो चीजें थी जिसमें हमें सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी बननी जरूरी है कि काम हो क्यों रहा है। लेकिन साथ साथ एक होती है गोरिल्ला वॉर, और ये कहा जाता है कि गोरिल्ला वॉर को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। अंदरूनी तौर पे दहशत गर्दी के वाकयात और सबसे बड़ा वाकया जो आज रोनुमा हुआ इस्लामाबाद इमाम बारगाह मस्जिद में, और जहां पे मुतईद हलाकतें हुई और कितने ही लोग इस वक्त जख्मी हैं, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है वहां पे, ये बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे ये देखना चाहिए कि तमाम काम कर कौन रहा है, खास तौर पे उस वक्त जब हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के आला ओहदेदारान हमारे मुल्क का रुख कर रहे हैं, जहां पे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जहां पे हमारी क्रिकेट टीम की तरफ से खास तौर पे बयानिया सामने आता है कि लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान है क्या, और उन हालात में पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए बैरूनी ताकतें अपना काम कर रही हैं। ये मामला कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? कहीं ना कहीं ये तो है कि कुछ चीजें हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हाँ हमारे अख्तियार में है जिससे हम बैरूनी ताकतों का मुंह बंद करवा सकते हैं। वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि मुल्क की बड़ी जमातों से बात की जाए, और मुल्क की बड़ी जमातों में इस वक्त जो PTI है वो भी सरे फहरिस्त है। PTI का इस वक्त मौकफ और 8 फरवरी की हड़ताल, पहिया-जाम हड़ताल की कॉल है, किस तरह से वो कॉल दे रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, आज के प्रोग्राम में खास तौर पे इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब की जो इस वक्त बीमारी के हवाले से बात की जा रही थी कि उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, उन्हें आंखों की तकलीफ हुई, और साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि उन्हें एक और दफ़ा पेशकश की गई है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहें, ये भी ज़रा एक बात कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ से जाना चाहें तो वो बाहिफाजत जा सकते हैं। मुख्तलिफ नौयत पे मुख्तलिफ लोगों का ये बयानिया सामने आता है कि जनाब चूंकि इस वक्त PTI अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें अगर वाकई कोई लीडर पाकिस्तान के हक में बात करना चाहता है और चाहता है कि इस माहौल से निकल के दूर से इन चीज़ों को देखे, तो शायद कहीं ना कहीं खान साहब को ये डील मान लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि अगर डील मान ली गई है, जिसको डील भी हम नहीं कहना चाहेंगे, डील कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात में है, अगर कोई उनसे इस तमाम चीज़ों से सिंसियर और समझते हैं कि जनाब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज़ है, तो मामलात को बेहतर करके पाकिस्तान में सियासी तौर पे इस्तेकाम लाना ज़रूरी है ताकि बैरूनी ताकतों से लड़ा जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवान खानजादा साहब, आपका ताल्लुक PTI से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। रिजवान खानजादा साहब, एक तरफ हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान के मामलात बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जी पानी सर से ऊंचा हो गया, वो हुआ। KP में हमने देखा कि वहां पे फितनाउल खवारिज खास तौर पे 24 दहशत गर्द भारतीय हिमायत याफ्ता वो भी हलाक किए गए। लेकिन आज ये नाखुशगवार वाकया हमें नजर आता है और हमारे कैपिटल में आसपास नजर आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज इस्लामाबाद में वाकया पेश आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर साहिबा, दहशत गर्दी बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, इस्लामाबाद में हो या किसी भी शहर में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की, दहशत गर्दी की, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, शदीद मजम्मत करती है। इमरान खान साहब ने हमेशा से ही एक ही बात की है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये कौम, ये फौज, ये लोग सब हमारे हैं, हमें इनकी फिक्र है। इसीलिए पॉलिसियों पे जो जिक्र किया जाता है, निजाम, इस मुल्क का जो निजाम है वो खिंजाम है। अगर निजाम होता तो ये मैशियत भी तरक्की करती, ये दहशत गर्दी भी नहीं होती। ये सारे हालात से जो मुल्क गुजर रहा है, ये पूरी कौम जो सफर कर रही है, वो सिर्फ
इसीलिए कर रही है कि इस मुल्क का निजाम बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। तो अब इसमें मैं और क्या कह सकता हूं आपसे कि निजाम को दुरुस्त कर लें, सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। इस मुल्क में इंसाफ की बात करें, अदल की बात करें, कौम लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये पूरी कौम जो है वो इदारों के साथ भी खड़ी होगी और इदारों के साथ सीना आगे करके खड़ी होगी, पीछे नहीं, इदारों से आगे खड़ी होगी। लेकिन इदारों को इस कौम का दर्द दुख समझना होगा। सर, आप इदारों के साथ चलने की बात करते हैं, माजरत के साथ, लेकिन मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इदारों को साथ रख के एक स्ट्रेटजी बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इदारों को साथ रख के मुल्क चला जा सकता है। जिस तरह से अर्दवान की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने भी इन्हीं हालात में सर्वाइव करके अभी भी मुल्क पे वो अभी काम कर रहे हैं और अभी भी अपनी सीट पे मौजूद हैं। सर, इदारों के साथ चलने की भी स्ट्रेटजी होती है। अब सोहेल आफरीदी साहब को देख रहे हैं कि शायद वो जिन पे इतनी तनकीद होती थी उन्हें इदारों के साथ चल के काम करना आ गया है। हमने उन्हें एपेक्स कमेटी के इजलास में भी बहुत बावकार देखा, हमने उन्हें जनाजे में शामिल होते हुए कंधा देते हुए भी देखा। ये चीजें शो कर रही हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक मैच्योरिटी के सफर में और एक सही आपकी नुमाइंदगी आई है। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उन्हीं इदारों का साथ देने की वजह से आपके मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, आपके अपने लोगों की तरफ से हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहबा, दुनिया में सियासत जो है वो रियासत को चलाती है। हमारे यहां जरा निजाम उल्टा है। यही तो कहा ना कि निजाम दुरुस्त करने की जरूरत है। तनाजों में नहीं, कौम हो, फौज हो, लोग हो, आवाम हो, अगर वो किसी दहशतगर्दी का शिकार होते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर वर्कर लीडर उनके गम में बराबर का शरीक होता है। तनकीद होती है, तनकीद जब होती है कि जब हम हक की आवाज उठाएं, हमारे ऊपर गर्म पानी फेंका जाए, हमारी औरतों को उठाया जाए, हमारे वर्कर को उठाया जाए, हमें नंगा किया जाए, हमें डंडे मारे जाएं और हम अपना हक भी ना मांगे। तनकीद इसलिए होती है कि हम जो है वो पाक फौज जिंदाबाद का नारा मारें, पुलिस जिंदाबाद का नारा मारें, हुकूमत के जिंदाबाद के नारे मारें और सामने से हमें डंडे मारे जाएं, तो हमारा क्या दिल नहीं दुखेगा? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर गम और गुस्सा नहीं पैदा होगा? हम मोहब्बत देते हैं तो आपकी तरफ से हमें डंडे और पानी की सलामी ना दी जाए, हमें मोहब्बत दी जाए, हमारे लिए रास्ते हमवार किए जाएं, हमारे लीडर को रिहा किया जाए, उसे सहूलतें दी जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनका केस चलाया जाए, ना कि आप अडियाला के बाहर उनकी बहनों को डंडे मारें, उनके ऊपर पानी फेंकें और आप कहते हैं कि हम आपको जिंदाबाद कहेंगे। चलें, एक मंतक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर यही आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो मुझे बताएंगे फिर 8 फरवरी को क्या कोई स्ट्रेटजी है? खासतौर पे 8 फरवरी को 2 टोक अल्फाज में अलीमा खान साहिबा ने सोहेल आफरीदी साहब को भी पैगाम दिया है कि पूरा मुल्क बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी 8 फरवरी को, सड़कें बंद करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान का वर्कर आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। सर, कराची की सतह पे क्या प्लानिंग है? कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कराची की तमाम सड़कें बंद की जाएंगी, तमाम मेन शाराएं बंद की जाएंगी। हमारे 200 वर्कर गिरफ्तार किए हैं, हमारे 200 वर्करों को सखर लड़काना भेजा है, उन पे 3 MPO का तहत लगाया हुआ है। हम क्या दहशतगर्द हैं? क्या हमें एहतजाज का हक नहीं है? क्या हमें रोने का हक नहीं है? क्या हमें आवाज उठाने का हक नहीं है? हम पूरा कराची बंद करेंगे इंशाल्लाह, पूरा सिंध बंद करेंगे। नवाबशाह देखा आपने? हमने नवाबशाह बंद करके दिखाया है। लेकिन सर, ये मुझे बताइएगा, कोई एहतजाजी पॉइंट आपने रखा है कि यहाँ पे इस जगह वर्कर जमा होंगे? खासतौर पे मैं कराची के हवाले से बात करूं तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, इमरान खान के वर्कर की जो स्ट्रेटजी है, जो इमरान खान के जान निसारों की स्ट्रेटजी है, वो कराची की मेन शाराएं बंद होंगी। आपको 8 फरवरी को नजर आएगा। हब रिवर रोड भी बंद होगा, कराची पोर्ट भी बंद होगा, शाराए फैसल भी बंद होगा, शराब कोर्ट भी बंद होगा।
लेकिन सर जब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 200 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ तो हमारी शोज में भी आने वाले लोग हैं जो कि गिरफ्तार हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या आप उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आप लोग बाहर निकलेंगे तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर डॉक्टर साहबा 3 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, हमें गिरफ्तारियां भी करते हैं, हमें मारते भी हैं, केस भी बनाते हैं, मुकदमात भी बनाए जाते हैं, हमें ट्रांसफर भी किया जाता है, हमें सक्खर लड़काना भी भेजा जाता है, लेकिन हमारा लीडर जब तक जेल में है उस वक्त से डरेंगे पूरी कौम रोड पे आए और जेलों में जगहें कम पड़ जाए, हम ना जेलों से डरेंगे ना मुकदमात से डरेंगे। ये इनकी गलत फहमी है कि 200 वर्करों को रात भर इन्होंने गिरफ्तार किया है, हमारे ओहदेदारों के घरों पे बकायदा छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन एक बात खुल कर कहते हैं, जिसको जो करना है रोक सको तो रोक लो, लेकिन 8 फरवरी का एहतजाज आपको नानी याद दिलाएगा, नानी याद दिलाएगा। अच्छा सर, मैं अगर सिंध की बात करूं तो कराची बड़ा शहर है, कराची में ठीक है आपकी स्ट्रेटजी बन चुकी है, केपी आपके पास है, केपी में भी स्ट्रेटजी बन चुकी होगी। बलूचिस्तान इस वक्त जिन हालात में वहां पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला है। आप पंजाब में किस तरह से करेंगे तमाम चीजें? वहां पे तो बड़ी खुशियां हैं इस वक्त, वहां तो बड़े बसंत के मेले लगाए जा रहे हैं। तो साहब ये पंजाब का सवाल जो है आप पंजाब से ही करें, पंजाब के सदर का नंबर होगा आपके पास, आलिया हमजा साहिबा से आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पंजाब की स्ट्रेटजी वो बताएंगी जरूर। अच्छा, यानी कि पंजाब में तो अभी वजीर आला ये भी कह रही हैं कि जनाब वो मैं प्लेन लेके जाती हूँ तो मैं किसी काम से लेके जाती हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए लेके जाती हूँ, मैं इफ्तिदा करती हूँ, और सोहेल आफरीदी साहब को अगर प्लेन मिलता है, हेलीकॉप्टर मिलता है तो वो सिर्फ अडियाला के लिए मिलेगा। तो ये चीजों पे वो भी बात कर रही हैं। ये क्या सिलसिला है सर? बात क्या आती है कि आपके पास जिन लोगों के पास सीट है वो कहा जाता है कि वो मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे। क्या जवाब देंगे इस तनकीद का? काश मरियम नवाज साहिबा की बातें सच होती, काश हेलीकॉप्टर लेके अडियाला आते, काश सरकारी मशीनरी केपीके की इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल होती, काश, लेकिन ये सब झूठ है। मतलब आप ये समझते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब पे तनकीद भी गलत है? वैसे जो आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके 4th लेवल के मैं कहती हूँ कि वो वर्कर्स हैं, वो उसको हम 1st, 2nd और 3rd पे नहीं लाके जा सकते। जी वर्कर तनकीद तो करेगा, ये तो इमरान खान साहब ने सब वर्करों को एहतजाज दिया। हमारा आइन पढ़े, सब में ज्यादा पार्टी के आइन में जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो इख्तियार है वो पीटीआई के वर्कर के पास है। पीटीआई के वर्कर को कोई इमरान खान साहब के अलावा पार्टी से निकाल भी नहीं सकता है। अच्छा, इतनी ताकत है उसके पास। रिजवान जब वो समझता है, देखें, जब वो समझता है कि सोहेल आफरीदी भी एक वर्कर है हमारे लिए, वो लोगों के लिए सीएम होंगे, हमारे लिए एक वर्कर हैं। बात यह है कि जब वो समझता है कि कोई भी शख्स, चाहे गंडापुर हो, सोहेल आफरीदी हो, शेर अफजल मरवत हो या कोई भी हो, इमरान खान की रिहाई के लिए हकीकी जद्दोजहद नहीं करेगा, उसको तनकीद का सामना जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत की आपने बात की है, शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक नया कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं ये जो हार वार की बात हो रही है तो है ही अलीमा खान का साहिबा के पास, और इस पे आपकी पार्टी से भी एक किसी खातून ने उसकी भी तस्दीक कर दी है। जी जी सर ये मरवत साहब ने एक और कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं कि ये हार तो है ही अलीमा खान साहब के साहिबा के पास, और किस पे बात हो रही है? खान साहब पे तो है ही नहीं है ना, उनकी जोजा के पास है। देखें जी, बात कट्टा खोलने की नहीं है, इस वक्त एतमाद की बात है, यकीन की बात है, भरोसे की बात है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर और सपोर्टर अलीमा खान साहिबा की बात पर यकीन करता है, भरोसा करता है, एतमाद करता है, और वही है जो इमरान खान के मुंह से निकली हुई बात, उनकी जबान से कहे हुए अल्फाज अलीमा खान साहिबा ही अदा कर सकती हैं, तो वर्कर को यकीन आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए। बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं उसमें समझ से बाहर है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि काफी ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इस पे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो केपी का मामला है
वो भी समझने की जरूरत है। जिस तीरा का मकाम जो है वहां पे लोगों ने जितनी बड़ी तादाद में हिजरत की है, अब तो उसको अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने उसको पब्लिश कर दिया एक रिपोर्ट की सूरत में। और वो कहते हैं जनाब के तकरीबन 70,000 लोगों ने नकल मकानी की है। पहले तो हमारे पास फिगर नहीं आ रहा था, हमने पहले भी बात की थी, और अब इसको इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि तीरा के मकाम पे 70,000 लोगों ने हिजरत कर दी, आईडीपी बनने पे मजबूर हुए। और वो आर्टिकल ये कहता है, आप खुद जाके देख भी सकते हैं, वो आर्टिकल ये कहता है कि जनाब ना इसकी जिम्मेदारी फेडरल ले रही है, ना ही इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत ले रही है, और लोग वहां से नकल मकानी कर चुके हैं। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि नकल मकानी तो वहां पे सर्दियों के मौसम में वैसे भी होती है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि जनाब 70,000 लोगों का यहां से वहां हो जाना, क्या ये इतनी मामूली बात है कि जिसपे आप यहाँ पे ना आप फेडरल इसको मानता है और ना ही इसको केपी का सूबा मान रहा है। मारी इकबाल तराना साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मारी इकबाल तराना साहिबा, जी 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 जी। मारिया, सबसे पहले तो आपको ये हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाकयात तवातुर से हम देख रहे हैं, पहले बलूचिस्तान में हमने देखा, उसके बाद अभी केपी में मसाइल जा रही हैं, लेकिन साथ साथ आज एक बहुत बड़ा सानिया जिसको हम कह सकते हैं कि हुआ, एक सेक्रेटरियल इशू को भी शायद हवा देने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या हो रहा है इस वक्त? जी, थैंक यू वेरी मच सना, आपने अपना बुलाया। मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम पहले से, कैन यू हियर मी? जी जी मैडम, मैं आपको सुन सकती हूँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ओके ओके। जैसे कि पहले हम देख रहे थे कि इंटरनेशनली इस चीज को बहुत हवा दी जाती थी कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, एंड वी वर बीइंग लेबल्ड एज अ टेररिस्ट कंट्री फॉर मेनी इयर्स। बट बीच में पाकिस्तान ने जाहिर है अपनी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स थी, रीजनल भी, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, उनको इनकाउंटर करने के लिए बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी बनाई, और उस स्ट्रैटेजी पे चलते हुए पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा कि उसके रिजल्ट में हमने जंग भी जीत ली हिंदुस्तान के साथ, और उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनली जो दुश्मनियां थी उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो गया। जो लोग 20 साल तक हमें लेबल देकर बैठे थे, उनसे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है। हम रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए इस वक्त जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट था पहले, मगर उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। इस दफा हमने देखा कि रीजन के अंदर जो पाकिस्तान की अपनी एक नया ब्लॉक बना, उसमें अमेरिका बहुत दफा नाराज भी हुआ हमसे, चाइना को फेवर करने के लिए या चाइना के साथ करीब जाने के लिए। मगर एट द सेम टाइम वेयर वी सी पुतिन गेटिंग क्लोज टू ट्रम्प, उसी में जो था हमने पुतिन को भी उतनी वैल्यू किया। तो एक्चुअली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स डिप्लोमेटिकली, वो पाकिस्तान की पोजीशन वो 2021 वाली नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि एक फौजी चला रहा है, वन मैन शो है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमजोर है। बट अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अमेरिका और बाकी भी जो जितनी नेशंस हैं वो इस वक्त खदशा जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो और दिन ब दिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता जाएगा। और मैं समझती हूँ कि ये जो टेररिज्म के दोबारा एक वेव, आई वुड से, आई एम श्योर इट विल एंड सून, इज बीइंग स्टार्टेड। उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान को इस वक्त नहीं जाती थी। हमारे हमसाया मुल्क भी इस चीज के ऊपर जब हम उनको बायलैटरल डायलॉग के लिए, टू डिप्लोमेसी के लिए ऑफर करते थे, तो उस वक्त भी उनका यही होता था कि नहीं, हमने बात नहीं करनी है, ये टेररिस्ट कंट्री है। अब जैसे जैसे हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी की तरफ दोबारा जाना शुरू हुए थे, अगेन इट हैज स्टार्टेड हियर एंड एट द सेम टाइम इट हैज स्टार्टेड इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एज वेल। तो आई थिंक ये एक बहुत सोची समझी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, जिसमें वाकई में बैरूनी जो मामलात हैं, हालात हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान इस वक्त अगर तालिबान की गवर्नमेंट भी थी भी, मगर पाकिस्तान तालिबान के साथ भी एक
फ्रेंडली उसके ऊपर चल रहा था। हमारा इन्फ्लुएंस इस वक्त रीजन में ईरान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर, इवन के पाकिस्तान ने अपना जो बांग्लादेश के अंदर एक नई रेवोल्यूशनरी तहरीक चल पड़ी थी, वहां पर भी पाकिस्तान ने अपना एक रोल प्ले किया। तो ये जितनी भी जो बैरूनी ताकतें हैं सो कॉल्ड, ये पाकिस्तान को रीजन में फलता फूलता देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वो वैल्यू जो पिछली इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और हमारी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की वजह से बढ़ी है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जहां तक आज हमारे मुल्क की बात है, मैं अफसोस का इजहार करती हूँ इस वक्त जो मुल्क के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, या चाहे वो हमारा फेडरल टेरिटरी हो, जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। बिल्कुल मजम्मत एक बहुत अब ऐसा अजीब सा लफ्ज रह गया है। जाहिर है जिनके घरों में इस वक्त अमवात हुई हैं वो एक बहुत बड़े सोगवार उस सोग से गुजर रहे होंगे, और ना सिर्फ उनकी हमें इस वक्त फिक्र है, क्योंकि ये वो आग है दहशतगर्दी की कि आज वो किसी और के दरवाजे पे है तो कल हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। और वो मेरा ख्याल है कि आज जो इस्लामाबाद में हुआ वो एक क्लियर पैगाम था इन ताकतों की, साजिशी और दहशतगर्द ताकतों की तरफ से कि हम आपके घर में पहुंच चुके हैं। तो मारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने काफी तफसील से मुझे बताया है। जी जी मारी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त उज्बेकिस्तान के भी एक आले वफ्द की आमद थी और तमाम चीजें चल रही थी, फिर हमने क्रिकेट में भी एक स्टैंड लिया था, तमाम चीजें। आप ही कह रही हैं कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी डिप्लोमेट की जो पॉलिसीज हैं बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो आपका दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है, क्या उसको इसलिए भी तो मौका नहीं मिलता कि हम पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हमारे अपने अंदर भी मौजूद है, हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने घुटा के रखा हुआ, या उनकी पॉलिसीज की वजह से हमें असर पड़ रहा है? आप कितना समझती है कि अंदरूनी तौर पे जो हमारी पॉलिटिक्स है वो भी इन तमाम मामला पे असर करती है और दुश्मन को मौका मिलता है? हाँ बिल्कुल, मैं ये था ना, देखिए इस वक्त जो स्टेट है ना, स्टेट अगर ये कोई लॉलेस स्टेट नहीं है, इट्स अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है ना, और इट्स रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कांट गो अगेंस्ट योर स्टेट। और स्टेट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें कोई ऐसे ड्रोकोनियन लॉज नहीं है विच प्रिवेंट अस टू प्रिवेंट अस और डिप्राइव अस फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और असेंबली। तो हम कभी भी कर सकते हैं, मगर इस वक्त जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको भी सोचने और समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत वाकई में जो है ना वो ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां पे पाकिस्तान चाह रहा है कि वो रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अभी पिछले हफ्ते में म्यांमार के प्रेसिडेंट आए थे एक बहुत हंगामी दौरे पर। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, मगर लेट मी रिमाइंड यू, म्यांमार इज एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीजन, क्योंकि अगर आप साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया वी शेयर बाउंड्री विद चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया एंड ईरान। एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट नेपाल, भूटान, म्यांमार, वो एक और एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है जिसमें पाकिस्तान ने कोशिश की डिप्लोमेटिकली बहुत सारे कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेने की कि इस रीजन में किसी किस्म का भी किसी एक को भी खतरा होता है तो आई थिंक कि वी विल ऑल परफॉर्म टुगेदर। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के कुछ हक में नहीं जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो दिन ब दिन अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज अपनी चेंज करने की कोशिश कर रहा है और रीजन के अंदर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी कोई ड्यूल पॉलिसी नहीं है। वी आर वेरी मच क्लियर, वी weren't clear in 2001, but let me remind you, it's 2026. In 25 years of time, we have actually learned our lesson. तो ये वो सारी चीजें हैं कि मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त अगर हमारे दुश्मनों को कुछ और नहीं मिल रहा पाकिस्तान के हवाले से, तो वो यही करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से लेबल करने की कोशिश करें। तो इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं, तो वो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं ना, इस वक्त खान साहब, शहबाज शरीफ और जरदारी की लड़ाई नहीं रही है, इस वक्त हर एक आम सिटीजन की लड़ाई है। तो आम सिटीजन की जान होगी, वो वोट डालेगा तो सियासी जमातें जो है ना वो कर सकती हैं, सरवाइव कर सकेंगी, अच्छा कर सकती हैं, रोल प्ले कर सकती हैं। आम इंसान की जान ही नहीं महफूज रहेगी तो आप कहाँ जलसे करेंगे भाई? कौन जानना चाहेगा कि इमरान खान कौन है, शहबाज शरीफ साहब कौन है और जरदारी साहब कौन है?
अच्छा, हमारी ये बताइएगा कि इस वक्त हमने कराची में सूरत हाल देखी, गुल प्लाजा वाला वाकया अभी तक लोगों के जहनों में है और नहीं, सालों तक नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये तमाम दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। एक तरफ बसंत बनाई जा रही है, जो कि वो खुशी के शादियाने बज रहे हैं और बड़े हम टीवी पे उसकी हाइप देख रहे हैं। हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं कराची वाले, हमें तो अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन एक और चीज जो अभी सामने आ रही है वो ये कि 8 फरवरी की हड़ताल, और जिसको इस दफा काफी कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हड़ताल होने वाली है पीटीआई की तरफ से, और वो 8 फरवरी को इसलिए कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस जो हुए तो उसको वो नहीं मानते और अपनी कायद के बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। इतने सारे मसाइल में फिर बहुत सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है, केस हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप जंगों को निपटाएं, एक तरफ आप दहशतगर्दी का मुकाबला करें, दूसरी तरफ आप जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुकाबला करें, और पता नहीं अब 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? क्या कहेंगे आप? हाँ सना, मैं इसके ऊपर यही कहूंगी, जो भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो उसको मजबूत बनाने के लिए हर सिटीजन को उसी पेज पर आना चाहेगा कि जो कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक फैसला है। क्योंकि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारे जो इनकाउंटर करने वाले इदारे हैं, इस वक्त वो सबसे बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल है सियासी जमातें जो है ना वो उस चैलेंज से नहीं गुजर रही हैं। सियासी जमातें, हाँ, उनका एक अपना चैलेंज है, आई वुड से दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर हो, ठीक है ना। जो फ्रंट गोली खाने वाले हैं वो यही लोग हैं। तो इन्होंने अपने लोगों को महफूज करने के लिए अपनी पूरी जो ताकत है वो लगा दी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सारी बातें छोड़कर बजाय ये कि हम मुल्क के अंदर छोटे छोटे मुद्दों को हवा देकर लोगों को जमा करना शुरू करें, लोगों को ये बताएं कि प्लीज वी डोंट वांट टू गो बैक टू 2001, वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू डाई ऑन द रोड्स इन द स्ट्रीट, दैट्स इट। क्योंकि अगर आज हमने पाकिस्तान की इस नाजुक सूरत हाल को, जो वाकई में इस वक्त बहुत तशवीशनाक है, उसको ना समझा तो ये आग दोबारा हमारी गलियों में होगी, ये सड़कों पर होगी, बच्चे गैर महफूज होंगे, और फिर वही ट्रॉमा से वो जनरेशन जैसी हमारी गुजरी थी इन आवर 20s, व्हाट वी विटनेस्ड एक्चुअली 2000 की दिहाई, 2001 के बाद जो हमने विटनेस किया था। तो ख्याल है कि नस्ल दर नस्ल ट्रॉमा ट्रांसफर होने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे चले जाएगा। तो ये इस वक्त जो ये सोच रही हैं कि वो पाकिस्तान में अपने मफाद को कटा करेंगी, बेहतर ये है कि वो अपने मफाद को छोड़कर पाकिस्तान की अवाम की मफाद में जो है वो सड़कों पर निकले, दहशतगर्दों को नाकाम बनाएं, और पाकिस्तान में एक दूसरे की इस तरह से मदद की जाए, इस तरह से एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए कि इस वक्त जो बॉर्डर पे गोली लेने वाला फौजी है वो भी इनकरेज हो, क्योंकि उसको यकीन हो कि इस वक्त हम उसकी फिक्र किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे इकबाल तराना हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं एडवोकेट यासीन आजाद साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पीएमएल इनसे आपका ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी। जी बोले। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज आपको ठीक आ जाए। सर ये तमाम चीज सही है, आप सही है, आप सही। ठीक है सर। सर ये इस वक्त जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, क्या मौक़िफ़ है सर आपका? देखें, इस्लामाबाद का जो हादसा हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये एक साजिश लगती है एक किस्म का आपस में मजहबी मामलात को उभारने की। आप अंदाजा कर लें कि 30 लोग मेरे ख्याल में शहीद हो गए, 150 के करीब जख्मी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले बलूचिस्तान की खिलाफ थी, बलूचिस्तान के अलावा KPK के खिलाफ थी। अब इस्लामाबाद के अंदर इस हादसा जो ये हादसा हुआ है ये इतना तशवीशनाक है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को इस मामले में सोचना चाहिए, और ये सूरत हाल जो डे बाई डे पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं,
इसको बेहतर करने के लिए अपना पूरा रोल प्ले करना चाहिए। हमाम बारगाह के अंदर जो हादसा हुआ है, ये इससे आप खुद अंदाजा करें कि ये वो कौन लोग हैं जो मस्जिद के अंदर या हमाम बारगाह के अंदर जाके धमाके करते हैं, वो भी जुम्मे की नमाज में। तो मैं यकीन करें कि दिल हिल कर रह जाता है जब आदमी इस तरह की खबर सुनता है। और ये मामला यूं लगता है कि ये किसी हद तक फैल भी सकते हैं कि आज इस्लामाबाद में पहुंचे, कल किसी और शहर में पहुंच जाएंगे। सर फिर तो हम कोयटा में भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो कोयटा को बड़ा सेफ समझ रहे थे, लेकिन आपने देखा कि कोयटा में भी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। कोयटा की सूरत हाल तो देखे, मैं अभी कराची से इस्लामाबाद लाहौर आ रहा था और डॉक्टर अपना थे हमारे जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि कोयटा की सूरत हाल बिल्कुल खराब है, वहाँ कोई आदमी शहर से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन हालात में आप खुद देख लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लगता है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और पाकिस्तान जो इस वक्त थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा था और माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत जो कोशिशें कर रही थी, अगर इस टाइप के वाक़यात अगर होते रहे तो दुनिया का कौन सा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सूरत हाल जो है, अल्लाह करे हम इन हालात को कंट्रोल कर सकें और पाकिस्तान जो किसी हद तक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था वो मजीद मामला आगे बढ़े। माशी एतबार से हम बहुत कमजोर हैं और उस कमजोरी को दूर करने के लिए हुकूमत वक्तन फवक्तन कोशिश कर रही है, डिफरेंट ममालिक से एग्रीमेंट भी कर रही है। लेकिन आप ये बता दें वो एग्रीमेंट किस काम के, कि जब इन्वेस्ट करने वाले लोग जब यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप एग्रीमेंट कर लें तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा यासीन आजाद साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पार्टी से हटके कुछ बातें आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क भी है तो वो भी इस खुद कुछ हमलों का तो कुछ आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप इसको पे कंट्रोल कर सके। बड़ा मुश्किल है। कोई कहते हैं सिक्योरिटी लैब से, तो सिक्योरिटी को पे इस तरह से काबू पाना तो बड़ी मुश्किल काम होता है। गोरिल्ला वॉर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि फौरी तौर पे कोई हंगामी सूरत हाल होनी चाहिए? एपेक्स कमेटी जिसका अब नवाज शरीफ साहब ने के दौर में आगाज हुआ था, देखें आईनी एतबार से स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट लोगों की जानो माल की हिफाजत करे और कोई इसी आदमी की अगर जानो माल की तो वो हुकूमत पे बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों है। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि इन हालात में कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। आपको इस मुल्क के हालात को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनानी है, गवर्नमेंट के रेट कायम करना बहुत जरूरी है। और जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान KPK और फिर उसके बाद इस्लामाबाद का हादसा है, ये इंतहाई तकलीफदेह हादसा है और हमें कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर कि पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दी अपने अरूज पे जा रही है, इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए ताकि बाहर के इन्वेस्टर आएं और आके यहाँ इन्वेस्ट करें और मामला आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस्लामाबाद की हदूद में ये हादसा होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा हुआ उस वक्त हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या उनके पास इस टाइप की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि ये वाकया होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो लोग शहीद हुए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जो जख्मी हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपनी रिट कायम करने के लिए वो तमाम कानूनी तरीके कार अडाप्ट करे जो उनको करने चाहिए। सर हमारे पास FC है, हमारे पास कहीं FC काम कर रही है, कहीं रेंजर्स काम कर रही है, कहीं एजेंसीज हैं, बहुत पुलिस हमारी अलग काम कर रही है। हम कहीं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसका जवान जो है वो पूरी दुनिया में एक पहले नंबर पे आता है। हमारी एजेंसीज बहुत काम कर रही होती है। ये मैं जो एक नौजवान की हैसियत से मैं समझती हूँ कि जो यंगस्टर हैं वो ये सोचने में मजबूर हो गए कि कहीं से तो शुरुआत होगी कि हम इस चीज पे काबू पा सकें, कहीं से तो बेहतरी होगी। देखें, हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ। हेलो जी सर। जैसे इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी है, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, इसमें एक बात तस्लीम कर दी। आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ,
तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पावरफुल लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग आते हैं दहशतगर्द, इनके मतलब हमारी एजेंसियां क्या काम कर रही है? वो मालूमात सही तौर पर फराहम क्यों नहीं करती? क्या उनको ये नहीं पता कि किसी मस्जिद के बाहर, अगर मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज हो रही हो, इमाम बारगाह के जुमे की नमाज हो रही हो, तो उस वक्त वहां पे उनको लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए आप हरकत में आए ना, आगे बढ़े ना, काम करें ना, जो आप नहीं कर रहे। तो आप ये घूम फिर के बात आ जाती है हुकूमत पे, और हुकूमत के लिए हम यही कह सकते हैं कि खुदारा इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में कंप्लीट अपना तमाम सोर्सेज को अपनाएं, और फ़ौज पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं कि इन मालूमात जो आप कहते हैं कि हमने कुचल दिया फलां को, अब ये खबरें जरा तकलीफ दे हैं, और बेहतर यही है कि आप लीगल स्टेप उठाएं और दहशतगर्दी को खत्म को जड़ से उखाड़ के खींचने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे बात फ़कत इतनी है कि जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसमें अब वो पॉइंट आ चुका है। ठीक है, आप कहीं पे भी खुशियाँ मनाएं, बड़ी पंजाब में खुशियाँ इस वक्त बन रही होनी चाहिए, लोग इतने टेंशन में हैं तो चलें, ठीक है आपकी खुशियाँ, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं, और उसमें एक बड़ी हकीकत ये है आपकी इकोनॉमी। और अगर आप अगले साल भी IMF से छुटकारा पाने वाली जो बात करते हैं ना, वो कहीं दूर दूर तक आपका नज़र नहीं आ रहा, बल्कि और ये मामला गिरते चले जा रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलते जा रहे हैं। आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपका जो कारोबार है वो ठप होते जा रहा है, इन्वेस्टर आपके पास कभी नहीं आएगा। जिस तरह से यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि इन हालात में इन्वेस्टर आपके पास कभी भी नहीं आने वाला, और अगर आपको अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है और इकोनॉमी ठीक होगी तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो ये तमाम मामला जो दहशतगर्दी के चल रहे हैं इससे हम ऐसे ही निपटते रहेंगे और ऐसे ही जो है वो पीछे की तरफ जाते रहेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है जो एपिक्स कमेटी का इजलास होता है, तो ये अब कहते हैं ना कि राइट टू नो वाली बात हो गई है। राइट टू नो के हवाले से भी पता होना चाहिए। अब तो लगता है कि लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी के पॉइंटर्स क्या थे, किस तरह से स्ट्रेटजीज चल रही हैं, ताकि वो जो आम लोग हैं, आम फर्द है, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी रोड पे इस्तेमाल कर लेती है तो वो ना इस्तेमाल कर सके। एक आम आदमी को पता हो कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। मेजर फवाद सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं, आप तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, क्या कहते हैं, इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कैपिटल पे, और वो भी इमाम बारगाह पे इस तरह से हमला हो जाना। और जगहों पे तो जो हो रहा था वो तो हमारी आंख अगशबार थी, लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन तो सामने आता है कि वाई, और जब इमाम बारगाह की बात है तो मेरे आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? क्या सिक्योरिटी का इश्यूज हैं या हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता? बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। देखिए, इसमें तो आप बेहतर समझती हैं कि ये जो खुदकुश हमला होता है वो बहुत ही आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है जिसको रोकना बहुत ही मुहाल काम है। लेकिन इससे एक चीज जरूर सामने आई है कि पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में BLA ने दहशतगर्दाना कार्रवाई नाकाम कोशिश की और हमारी फोर्सेस ने उसको जो है वो बहुत ही मौसर अंदाज में खत्म किया। ये एक नेक्सस उभर के सामने आ रहा है जो BLA और TTP का शायद है, और उसके पीछे अब तो ये चीज सामने आ गई है। ये जो खुद बीमार था इसने अफगानिस्तान से कुछ दिनों पहले आया था और महाराज ने अफगानिस्तान का सफर भी किया है। तो इसके पीछे तो अब कोई चीज रह नहीं गई कि इसके पीछे इंडिया जो है वो तमाम तर अपने जो वसाइल हैं उनको बरूदार लाकर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रहा है, और जो शायद पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो उसकी स्टेबिलिटी है और उसकी जो इस वक्त यहाँ पूरी रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपना मकाम बनाने जा रहा है, उसको टार्निश कर रहा है। ये तो इंडिया बाहर कह चुका है। अजीत डोभाल जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कि जो पाकिस्तान के हाथों उसको एक इबरतनाक शिकस्त हुई 9 मई को, उसके बाद उसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को जो है हवा दे।
ये जो अभी आपने जिसका जिक्र फरमाया कुछ हमला, ये उसी ही कड़ी की एक जंजीर की एक कड़ी है जिसमें जो कि सामने आ रही है कि टीटीपी जो है वो बीरले के साथ मिलकर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरहदों के जरिए जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये चीज एक इस टेरर नेक्सस को डेस्परेशन भी जाहिर कर रही है कि जिस तरह बीएलए ने जो बलूचिस्तान में पिछले दिनों कार्रवाइयां की और उनको मुंह की खानी पड़ी, और इसी तरह अब कल ही एक एपेक्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ था और दुनिया और पाकिस्तान में ये चीज नजर आ रही थी कि केपीके की हुकूमत जो है अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ एक पेज पर है दहशतगर्दी का कलकबा करने के लिए, और जो उनका पहले जो सॉफ्ट स्टांस था टुवर्ड्स टीटीपी, अब वो उसमें शायद केपीके हुकूमत जो है वो काफी एक अच्छा उन्होंने साइन दिया और उन्होंने अपने जो 13 नुकाती एजेंडा उन्होंने जो पॉइंटर्स जो दिए हैं उसमें बाकायदा मेरा ख्याल है कि अपनी पार्टी के लीडर के बाद सोहेल आफरीदी साहब ने वो वन पेज का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम जो है वो एक पेज पे मौजूद हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल अच्छा मैसेज है और इसी की रिटेलिएशन जो है आप देखें आज की कार्रवाई ये हुई है और टीटीपी जो है वो इस चीज को बावर कराना चाह रही है कि जी आप जो भी कार्रवाइयां करेंगे हम जो है ये जो कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दाना ये आपके दारुल खिलाफत तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि ये जो खुदकुश सुसाइड अटैक होता है ये एक बहुत ही एक दहशतगर्द जो कि अपनी जान गंवाना आ रहा है, उसके स्टेक पर कुछ भी नहीं है और वो एक अकेला ही जो है वो आता है और आकर जो है वो इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है और इमामबाड़ा पे हमला जो है वो इस चीज की भी गमाजी करता है कि जी अब जो है यहाँ शायद दोबारा जो है लिसानी फसादात के साथ साथ जो है वो जो दीनी फसादात हैं उनको भी हवा दी जाए। बहुत शुक्रिया मेजर फवाद हमारे साथ मौजूद थे और इकबाल अडवाणी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप सियासी तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर हमें नजर आती है और मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग सूरत हाल फ्यूचर के हवाले से हम सोचते हैं। आपसे पहले भी गेस्ट से हमारी बात हुई लेकिन आपसे मैं स्पेशली जानना चाहूंगी कि इस वक्त इस्लामाबाद में हम दहशतगर्दी देख रहे हैं, फिर अभी कराची में एक एहतजाज होने वाला है तो जाहिर सी बात है लोग वहां पे भी होंगे, अभी बसंत की भी सूरत हाल हम पंजाब में देख रहे हैं कि वहां पे भी काफी लोग बाहर हैं। ये किस तरह से कंट्रोल होंगी चीजें, क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है या आपको लगता है कि जनाब ये कार्रवाइयां बाकायदा तौर पर इन्होंने हमारे दुश्मनों ने प्री प्लान शुरू कर दी हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की दुश्मनियां भी बढ़ गई है दुनिया में, जैसे जैसे पाकिस्तान काफी ऊपर भी जा रहा है, डिफेक्ट मुआहदे कर लिए हैं, पाकिस्तान की वेपन दुनिया में बिक रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े सरबराह पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो सीधी बात है काफी मुल्कों को ये चीजें पसंद भी नहीं है, उनकी मोर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज को सलाम है कि काफी हद तक यानी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं काफी हद तक कंट्रोल भी कर रही है। ये जो उनको वाकयात नजर आ रहे हैं तो वो बजाय उनको नजर आते हैं, लेकिन कितने ऐसे वाकयात हैं जो हो सकते थे कि इनको रोका गया है। तो हमें हर किसी अडवाणी साहब कतरा कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, अपनी थोड़ी लोकेशन को अगर आप चेंज कर लें तो हमें आवाज बेहतर आ जाएगी। मैं इसकी लोकेशन पे हूँ, आपको मेरे हिसाब से ठीक है सर कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ तो मैंने क्या कहता, मैं ये कह रहा था कि कितने वाकयात ऐसे हैं जो हमको नजर आ रहे हैं जो हो रहे हैं, लेकिन कितने वाकयात को रोका गया है, कितनी इससे बड़ी बड़ी दहशतगर्दियां हो सकती थी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की हमें जितनी तारीफ करें कम है, काफी अच्छे तरीके से भी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जब बलोचिस्तान का भी वाक़या हुआ वो ऑपरेशन भी तकरीबन खत्म हो गया है। तो अभी ऐसी चीजें छोटी छोटी होती रहेंगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी को अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ खड़ा ले जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि दिल से जुलूस हो रहे हैं तो हमें एहतियात करना चाहिए कि जो अपनी नाजुक वक्त चल रहा है इस वक्त में हम इन चीजों से अगर जरा अवॉइड करें, यानी
एहतिजाज की जो कॉल दी जा रही है पीटीआई की तरफ से, और बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उस थोड़ा हमको हाथ रोक लेना चाहिए। देखिए, मुल्क है तो बाद में आप सियासत तो कभी नहीं कर सकते हैं। आपका मुल्क है तो मुल्क के लिए अभी कुर्बानी देनी चाहिए, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। जो भी एहतिजाजी रैलियां वगैरह निकालनी है या जो भी बाद में करें, फिलहाल थोड़े हालात ऐसे हैं जिनमें हमको सिक्योरिटी एजेंसी को सपोर्ट करना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। इन चीजों से अपने आप को फिलहाल दूर रखें। जितने भी यानी चले वो तो एक बसंत का मेला है, चलो वो तो 2 दिन में खत्म भी हो जाएगा, लेकिन बाकी ऐसी चीजें जो हमारे बस में कंट्रोल कर सकते हैं हमको कंट्रोल करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए एजेंसियों को। लेकिन सर ये अभी हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो कल की अपनी पसंद की मसरूफियात थी उसको उन्होंने जो प्रोग्राम से उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर हम यहाँ आज देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ा स्टेप लिया है कि कल्चर नाइट होने वाली थी उसको भी उन्होंने बंद किया है। लेकिन पीटीआई तो अपने तौर से अभी कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम तो लोगों को निकालेंगे भी, अब से तमाम काम भी होगा। तो सर वो तो बिल्कुल एक पीटीआई तो बिल्कुल एक अलग मूड में चल रही है। अभी क्या अफगानिस्तान में क्या क्या बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या केपी में हो रहा है, क्या इस्लामाबाद में हुआ, इससे हटके सिर्फ अभी तो सिर्फ उनकी एहतजाज पे नजर है। कितना खतरनाक है सर ये? पीटीआई नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के बारे में सोचती ही नहीं है। वो हर वो काम कर रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होता है, और उसके बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके साथ अच्छी नरमी की जाएगी। कैसे होगा? हर वो काम कर रहे हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। कभी आप कहते हो कि हुंडी के लगे पैसे भेजो जो पाकिस्तान के नुकसान थे, कभी आप IMF को कॉल करके कहते हो कि इनको इमदाद बताओ। तो पीटीआई तो देखा है जहाँ भी क्राइसिस लाते हैं, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस आते हैं तो बलूचिस्तान के हवाले से हो गया या केपीए में जो भी अफगानिस्तान से जो दहशत कर रहा है, जब भी वो आ रहे होते हैं तो पीटीआई को भी निकल आती है। तो पीटीआई मुझे लगता है वो काम कर रही है जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। अब इनको कौन इनकी नादानी है कि क्या है, क्या कह सकते हैं, लेकिन जब से भी देखा है कितने साल हो गए पीटीआई हर वो काम कर रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और इससे इनको क्या हासिल हो रहा है समझ नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी सियासत भी तो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान पीछे चला जाएगा, तो ये सियासत कहाँ पर करेंगे? तो इनको सोचना चाहिए। अच्छा, ये तमाम कार्रवाइयों से आप क्या समझते हैं कि क्या जिस एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है सो कॉल्ड, अभी तो हम खुद भी नहीं जानते एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन, वो सिर्फ फौज को एस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं या बहुत सारे इदारों को एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल है पीटीआई का अभी क्लियर नहीं है या किसी को भी क्लियर नहीं है इस वक्त। तो लेकिन मुझे बताइए कि क्या इस सूरत हाल से खान साहब की रिहाई के मामला को हमवार किया जा सकता है जो 8 फरवरी को ये एहतजाज करने जा रहे हैं? पीटीआई को भी काम कर रही है, जैसे 8 फरवरी का हवाले से कह रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं इनको और मुश्किल आ जाएगी। यानी रिहाई अगर होनी भी होगी तो नहीं हो पाएगी। तो बल्कि आप देखें 2-3 साल से पीटीआई वो काम कर रही है जिससे खान साहब की रिहाई और नामुमकिन होती चली जा रही है, और ऐसे काम वो करती रही तो मुझे लगता है रिहाई तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, कोई सहूलत भी इनको नहीं मिलेगी। अब जिस तरह से खान साहब को रिहा करवाना चाह रहे हैं इस तरह रिहा नहीं होंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। पीटीआई को सोचना चाहिए इनका हर स्टेप खान साहब की रिहाई को और दूर करता जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि साथ साथ अभी हम एक तरफ पीटीआई की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने फिर से एक पेज पे होने की बात की है अपने और इदारे के हवाले से। और जब उन्होंने ये बात की और वो एपेक्स कमेटी में बड़े सुकून से बैठे और उन्होंने मामलात को हल किया, क्योंकि पहले उन पे तनकीद हो रही थी कि वो गवर्नमेंट का और एपेक्स कमेटी में बैठने का ये तमाम चीजों का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। अब पीटीआई के अंदर से ही खुद अपने वजीर आला पे तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो तो खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो मामला को सही करना शुरू किया है, लेकिन पीटीआई खुद इस बात को हजम नहीं कर रही है। मतलब ये है देखिए, कोई भी अपनी का वजीर आला है अगर वो अपना सूबा चलाना चाहता है, सीधी बात है सूबे का इनको वोट मिला है, लोगों ने इनको बनाया है वजीर आला, तो ये सोच के बनाया कि सूबे के लिए काम करें। तो सूबे के लिए वो काम करना चाहता है तो उसको सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, उसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से भी। लेकिन मसला बदकिस्मती ये है जब भी कोई वजीर आला या जो भी ऐसा काम करना चाहता है जिससे मुल्क को फायदा पहुंचे, उसके सूबे को फायदा पहुंचे, पीटीआई के वाले से कह रहा हूं, तो पीटीआई का सोशल मीडिया उसके खिलाफ हो जाता है। तो पीटीआई समझ नहीं आई चाहती क्या है। आप अगर अपने सूबे में काम नहीं करेंगे तो कल आपको कोई वोट भी नहीं मिलेगा। अब ये कौन सी सोच है, कौन इनको गाइड कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहे। हर वो काम कर रहे हैं जिनसे इनकी सियासी पार्टी को भी नुकसान है
और कम से कम पाकिस्तान को भी नुकसान है। कोई वजीर आला अगर अपने सूबे के लिए काम करना चाहता है तो उसको सबके साथ मिल बैठना पड़ेगा, वजीर आजम से उसको बैठना पड़ेगा, वजीर आजम के साथ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ देखना पड़ेगा, सबके साथ ताउन करेगा, तब जाके उसका सूबा चल पाएगा। अब वो कोई भी सूबा चलाने कर रहे हैं सोशल मीडिया पर पीटीआई पढ़ा जाता है, तो पीटीआई तो समझ में नहीं आ रही चाहती क्या है और उसको करना क्या है। मुझे लगता है इनको खुद को भी नहीं ये क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से एक प्रोग्राम हम आपके साथ करेंगे कि जनाब पीटीआई अगर चाहती क्या है, और ख़ास तौर पे बहस भी इस बात पे होगी। प्रोग्राम का इंतज़ार भी कीजिएगा और साथ साथ यूट्यूब पे भी हमारे जो है प्रोग्राम्स को आप देखते रहिएगा कि हम आगे मज़ीद कुछ राज भी अफशा करेंगे और बात करेंगे इस पर कि पीटीआई का असल मौक़िफ़ क्या है और इस वक्त पीटीआई किस तरफ जा रही है। मुल्क में जो हालात हैं उसमें ज़रूरी है कि इस वक्त जिसको हम सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उन्हें भी मामलात को सही तरीके से चलाने की ज़रूरत है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि अगर हमने अपना बयानिया छोड़ा तो शायद हमारी पार्टी की वो वैल्यू ना रहे, तो शायद ये भी गलत है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।